अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज मिस तरीन। आज हमारी क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, जो कि बेसिकली चैप्टर जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर की मीनिंग को समझते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या कहा जा रहा है। देखिए, चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम क्या होता है? एटम हम कहते हैं कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। तो हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर को, मतलब एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है या एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो पूरी डिस्क्रिप्शन हम इस चैप्टर के अंदर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके अंदर क्या बताया हुआ? इसके अंदर बताया हुआ है कि एटम किस तरीके से डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो उसकी डिस्कवरी के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट रोल प्ले किया और उसके बाद हमें पता चला कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? एटम है। तो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम बोलते हैं ल्यूकिपस, और इसके साथ हमारे पास एक और साइंटिस्ट है जो है डेमोक्रिटस। ल्यूकिपस और दूसरे हमारे पास है डेमोक्रिटस। ठीक है, 440 BC में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, ल्यूकिपस और डेमोक्रिटस ने 440 BC में एक कॉन्सेप्ट दिया कि मैटर जो है वो कंपोज्ड होता है, यानी कि मैटर जो है वो बना हुआ होता है इंडिविजिबल या इनविजिबल, हम ये कह सकते हैं। मैटर बना हुआ होता है इनविजिबल और इंडिविजिबल, इनफिनाइट नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एटोमोस। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या कहा कि ल्यूकिपस और डेमोक्रिटस ने 440 BC के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो हमारा मैटर होता है। ठीक है, अब मैटर क्या होता है? मैटर हर वो चीज़ जिसका मास हो और जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है वो हमारा क्या होता है? मैटर होता है। तो डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने कहा कि वो जो हमारे जितने भी मैटर्स होते हैं वो इनविजिबल, मतलब ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, जो हमें दिखते नहीं अपनी नेट आई से, और साथ में वो इंडिविजिबल भी होते हैं, मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकते। और साथ में जो हमारी मैटर होती है वो बहुत सारे इन्हीं पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अब कैसे देखें, सपोज करें मेरे पास ये पेज है। ठीक है, अब पेज का एक मैटर है बिकॉज इसका मास भी और ये स्पेस को भी क्या करिए? ऑक्यूपाई करिए। तो इसके अंदर डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने कहा कि इनके अंदर ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो इनविजिबल है, जो हमें अपनी आंखों से दिखते ही नहीं है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स है ना ये इंडिविजिबल है, मतलब इसको अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो सकते। और इसके अलावा इस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है ये इनफाइनाइट है, मतलब ये इतने सारे होते हैं कि इनकी आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते। और इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया उस पार्टिकल का? एटोमोस का। ठीक है, एटोमोस का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है नॉन। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? नॉन, और टॉम का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि ब्रेक नहीं हो सकता, नॉन ब्रेकेबल है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? एटोमोस का क्या नाम दे दिया? नेम दे दिया, मतलब ऐसी चीज जो कि ब्रेक नहीं हो सकती है, नॉन ब्रेकेबल। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल ने भी अपना डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया इस एटम के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो हमारी मैटर है, जो हमारा मैटर है, जो हमें पता है कि उस जिसका मास भी होता है, जो कि वॉल्यूम को भी, जिसका स्पेस भी होता है, जो कि स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है। उन्होंने कहा कि जो मैटर है ये बेसिकली 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई। ठीक है, उन्होंने कहा ये जो मैटर है ये 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। और ये कौन कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैटर ये इन 4 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, और यही एरिस्टोटल का क्या था? कॉन्सेप्ट था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डाल्टन। ठीक है, डाल्टन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक एटॉमिक थ्योरी दी, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी। ठीक है, और इन्हीं की एटॉमिक थ्योरी के बाद हमें एटम्स का डिफरेंट पार्टिकल डिस्कवर होना क्या हो गए? स्टार्ट हो गए। तो डाल्टन की फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी उसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर कहा था कि जो मैटर है वो कंपोज्ड होता है, मतलब मैटर जो है वो बना होता है
स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, ठीक है। मेटर को अगर हम देखें, जैसा कि डेमोक्रिटस ने बताया था, तो इन्होंने भी पहले पॉइंट में क्या कहा कि मेटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और उसको उन्होंने नाम दिया एटम का, जो कि हम अभी भी कहते हैं ना कि किसी भी चीज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, एटम है। तो वो हमें किसने बताया, वो हमें डाल्टन ने बताया था कि हर मेटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एटम होता है। और ये क्या होता है, इनडिविजिबल होता है। डाल्टन की एक बात को तो अभी तक हम एक्सेप्ट करते हैं कि हर चीज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, लेकिन जो उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि एटम इनडिविजिबल है, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये बात आज की लाइफ में या मॉडर्न लाइफ में क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। क्योंकि वी नो कि एटम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और डिफरेंट पार्टिकल्स डिविजिबल होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि एटम तो डिविजिबल है। तो डाल्टन का ये पॉइंट जो है वो अब आगे क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे ही होता है, डिफरेंट साइंटिस्ट थ्योरीज देते हैं, फिर आगे जाके जब दूसरे साइंटिस्ट उस पर वर्क करते हैं तो कुछ पॉइंट्स आगे जाके क्या हो जाते हैं, रॉन्ग प्रूव हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरे पॉइंट में कहा कि इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उन्होंने कहा कि एटम को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एनर्जी का लॉ होता है कि ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो सिमिलर इस वे में हम एटम की बात करें तो एटम को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने थर्ड पॉइंट में कहा कि जो सेम एलिमेंट्स के एटम है, अगर हम बात करें सेम एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट्स के जो एटम है वो सबके सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सबके सब एक जैसे होते हैं। अब सपोज करें मैं बात करूं अगर क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, मतलब क्लोरीन के जितने भी एटम्स है वो सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन अब जाके भी ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि आइसोटॉप्स भी होते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स हमारे पास वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट उनका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट होता है। तो अब देखें, एक ही एटम्स के डिफरेंट आइसोटॉप्स भी होते हैं। तो जबकि डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। जबकि हमें पता है कि आइसोटॉप्स की अगर हम बात करें तो आइसोटॉप्स के अंदर तमाम एटम्स हमारे आइडेंटिकल नहीं होते। तो यहाँ भी आकर डाल्टन थोड़ा सा क्या हो गए थे, गलत हो गए थे। उसके बाद उन्होंने लास्ट पॉइंट में कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनके एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये तो हमारे पास एक कॉमन सा सिनेरियो है कि अगर एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो उसके एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अभी तक हमें इन साइंटिस्ट की थ्योरी से ये पता चला कि एटम क्या इनडिविजिबल है, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए और डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो एटम के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। वर्क करने के बाद उनको पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, मतलब एटम जो है वो हमारा एक डिविजिबल पार्टिकल है। तो वहाँ जाके जो साइंटिस्ट हैं इनकी थ्योरीज क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। उसके बाद 1909 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिसका नेम था रॉबर्ट एंड्रयूस मिलिकन। मैं इसमें यहाँ शॉर्ट नेम लिख देती हूँ, जस्ट मिलिकन। 1909 के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसका नेम क्या था, मिलिकन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नेम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नेम क्या था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया, ठीक है। जैसा कि हमें पता चला एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। तो उसके बाद मिलिकन ने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड आउट किया। अब उन्होंने क्या किया था उस एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने एक चैम्बर लिया, ठीक है, और उस चैम्बर के अंदर उन्होंने ऑयल ड्रॉप्स डाले, ठीक है। उस चैम्बर में उन्होंने क्या डाले, ऑयल ड्रॉप्स डाले। और वो जो ऑयल ड्रॉप्स थे वो बहुत टीनी ऑयल ड्रॉप्स थे, बहुत छोटे छोटे से ऑयल ड्रॉप्स थे। और जिस चैम्बर के अंदर उन्होंने ऑयल ड्रॉप डाला था उस चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, ठीक है। उस चैम्बर के अंदर क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। मतलब सपोज करें हमारे पास ये चैम्बर है, ठीक है, उस चैम्बर के अंदर उन्होंने क्या डाले, ऑयल ड्रॉप डाले।
तो इस चैम्बर के अंदर क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट थी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रेजेंट थी, उन्होंने जो है वो दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगाई हुई थी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगाने की वजह से चैम्बर के अंदर क्या जनरेट हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुई थी, जनरेट हुई थी। और यहाँ जो हम उसने मिलीकन ने जो ऑयल ड्रॉप डाले हुए थे उनको वो ऑब्जर्व कर रहा था विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स थे ऑयल ड्रॉप के बहुत ज़्यादा टीनियस थे, बहुत छोटे थे, तो उसको देखने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप का भी सेटअप किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ था, ये जो प्लेट्स लगाई हुई थी मिलीकन ने क्या किया हुआ था, उसको वोल्टेज दिया हुआ था, ठीक है। उसको उन्होंने क्या दिया हुआ था, वोल्टेज दिया हुआ था। और उन्होंने क्या किया था, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज है उसको क्या किया, एडजस्ट किया। वोल्टेज को एडजस्ट करने से क्या हुआ कि जितने भी ड्रॉप्स हैं ये सारे के सारे स्टेशनरी फॉर्म में आ गए। अब देखिए अगर वोल्टेज एडजस्ट नहीं होता तो होता क्या कि ये प्लेट इसको हो सकता था इस ड्रॉप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाती, हो सकता था ये प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाती। तो लेकिन जब उन्होंने वोल्टेज एडजस्ट किया, कांस्टेंट किया, तो ये जो ड्रॉप्स थे ये क्या होगा, स्टेशनरी फॉर्म में क्या आ गए, स्टेशनरी फॉर्म में आ गए, मतलब रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करवाया। परफॉर्म करवाने के बाद उन्होंने देखा कि इनके ऊपर जो चार्जेस है, ठीक है, इन जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट और कांस्टेंट वैल्यू का, ठीक है। मतलब उसके बाद जब उन्होंने वोल्टेज को एडजस्ट करवाया, वोल्टेज को एडजस्ट करवाने के बाद उन्होंने देखा कि इनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट और कांस्टेंट वैल्यू का, ठीक है। तो वो जो स्मॉलेस्ट और मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू इनको मिली, वो कितनी मिली थी इनको, उनको मिली थी 1.60 10⁻⁻⁹। और अब देखें आजकल अभी जो हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखते हैं वो भी हमें कितना मिलता है, 1.6 एक्सपोनेंट 10⁻⁻⁹। तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू मतलब प्लेट्स को एडजस्ट करवाने के बाद ही मिलीकेन ने ऑयल ड्रॉप्स के चार्ज को फाइंड आउट किया था, और वही हमारे पास आज इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने डिफरेंट वर्क जो है वो करते चले गए। मतलब हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं थॉमसन, जिन्होंने जो है वो उसके बाद इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, जे थॉमसन भी थे, ठीक है। और डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलकर इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डिस्कवर किया। उसके बाद 1911 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिसका नाम था रदरफोर्ड, ठीक है। 1911 के अंदर एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने भी जो है वो डिफरेंट वर्क किया। रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है। 1911 के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था, रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल बताई कि एटम के जो बीच वाला पार्ट होता है, एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ये एक डेंस पार्टिकल होता है, मतलब एक भारी पार्टिकल होता है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नेम दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एटम का जो बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो एटम का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एटम उन्होंने कहा कि इस न्यूक्लियस के बाहर वाला जो पार्ट होता है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर वाले पार्ट को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का नेम दे दिया। और उन्होंने बताया कि इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये उनको कैसे पता चला कि सेंटर में न्यूक्लियस एटम के या बाहर जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारा उनको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला था। और ये एक्सपेरिमेंट भी हम जल्द इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद 1920 में भी एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने यही बताया था कि एटम के सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होते हैं जिसके अंदर एटम का सबसे ज़्यादा मास जो है वो कंसंट्रेट हुआ होता है। 1932 के अंदर भी एक साइंटिस्ट आया जिनका नेम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने एटम का थर्ड पार्टिकल बताया जो कि हमारा न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और इसको उन्होंने न्यूट्रॉन का नेम दे दिया। तो ये अभी जस्ट इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है, तो इसमें जर्नल सा ओवरव्यू दिया हुआ डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में कि उन्होंने क्या क्या काम किया। अब इस चैप्टर को जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर इन तमाम थ्योरीज को या इन तमाम जो डिस्कशन है इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ या किस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुए। उसके बाद हमारी बुक के अंदर कुछ टाइमलाइन दी हुई डिस्कवरीज की पार्ट्स की कि 440 BC में डेमोक्रिटस ने एटम का आइडिया दिया था। 1802 के अंदर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, मतलब एटॉमिक थ्योरी जो है मॉडर्न फॉर्म में स्टार्ट हो गई थी।
उसके बाद 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। उससे पहले 1886 के अंदर सबसे पहले प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। दैन उसके बाद 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। 1911 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। 1930 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल जिसके अंदर वो रहते हैं, जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसकी डिस्कवरी हुई। और 1932 के अंदर लास्ट न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये कुछ टाइमलाइंस दी हुई, ये आप याद करना, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर कभी कभी आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ या न्यूट्रॉन कब डिस्कवर हुआ। तो ये आपके एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने जस्ट इंट्रो पढ़ा है। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट अपलोड करके आपकी क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स और साथ में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।